हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। मैं तो धन्य हो गया ऐसी बहू पाकर। आज रमाकांत जी अपने कमरे को छोड़कर कई बेड वाले रूम में शिफ्ट हुए थे। उनकी काफ़ी बड़ी सर्जरी हुई थी, पिछले 10 दिनों से अस्पताल में थे। कमरे में पूरा दिन अकेले उनका दिल घबराने लगा था। बेटा बहू दोनों बिजनेस संभालते थे, इसलिए सुबह एक बार आकर 5 मिनट मिल जाते। छोटा बेटा अंशु अमेरिका पढ़ाई करने गया था, इसलिए उसे कुछ बताया नहीं गया। पढ़ाई का आखिरी साल था, फाइनल पेपर होने लग रहे थे। उसे पता लग जाता तो उसकी सारी मेहनत खराब हो जाती। वैसे भी हम पैसे वाले लोगों की सोच अलग तरह की होती है। क्या होगा पास में बैठकर, जो करना है वो डॉक्टर को ही करना है। फ़ोन नंबर दे दिए हमने अपना। पहले मेरी भी सोच इस तरह की थी, क्योंकि हम लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड दिखाते हैं। जब 5 साल पहले मेरी पत्नी सरला बीमार हुई थी, तो वह कहने लगी, मेरा अकेले में जी घबराता है, इससे अच्छा तो जिसमें कई बेड होते हैं वह कमरा दिलवा दीजिए, कम से कम किसी का चेहरा तो दिखेगा। तो मैं उस समय बीमार पत्नी पर ही गुस्सा हो गया था। तुम भी कभी नहीं सुधरोगी। अगर कोई मिलने आ गया तो क्या सोचेगा। रमाकांत की पत्नी, और ऐसे कमरे में क्या परेशानी है। एक हफ्ते में छुट्टी मिल जाएगी, नाश्ता खाना जूस सब टाइम पर मिलता है। कमरे में टेलीविज़न है, एसी है, आराम से रहो। हमने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, कोई दिक्कत होगी तो हम आ जाएंगे। पर वह नहीं जी सकी। छुट्टी के एक दिन पहले दुनिया को अलविदा कह गई। अगर सच में अपने मन की बात बताऊं तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ था। पैसा कमाने की धुन में लगा हुआ था। घर में सब कुछ था, नहीं था तो टाइम। एक घर में रहते हुए एक दूसरे के चेहरे देखे हुए कई बार कई दिन हो जाते थे। अपनी ही दुनिया में मगन, एक तरह से हम मशीन बन चुके थे जिनमें भावनाएं नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पर अब जब खुद उस स्थिति में हूँ तो पत्नी का दर्द समझ में आ रहा है। पर अब क्या हो सकता है। इतने वे जिंदा रही, थोड़े बहुत रिश्ते निभाती रही। उसके बाद तो हमने सबसे नाता ही तोड़ दिया। मैं अपने विचारों में खोया हुआ था कि बराबर वाले बेड पर से किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। वह अपने पापा के लिए इडली सांभर बनाकर लाई थी, उन्हें छुपाकर खिला रही थी। मेरी तरफ देखकर बोली, अंकल आप लेंगे। और मेरे कुछ कहने से पहले एक बाउल में 2 इडली और उसके ऊपर सांभर डालकर मुझे दे दिया। जल्दी जल्दी खा लीजिए, डॉक्टर आ गए तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। सच में मैं भी जल्दी जल्दी खा गया, जैसे छोटा बच्चा खाता है। सच में हॉस्पिटल का बेस्वाद खाना खाते खाते मुंह का स्वाद बिल्कुल बिगड़ गया था, इसलिए बड़ी स्वादिष्ट लगी। थोड़ी देर में बिस्तर पर लेटे उसके पापा कहने लगे, अब घर चली जा, तेरे पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई कर ले। तो वह कहने लगी, अरे पापा देखो तो सही, मैं अपनी सारी किताबें भी साथ लाई हूँ। उसके पापा मेरी तरफ देख कर कहने लगे, बड़ी जिद्दी है। कहने को तो मेरी बेटी है, पर माँ की तरह ख्याल रखती है। वह वहीं बैठकर पढ़ाई करती रही और बीच बीच में अपने पापा को जोक सुनाकर हंसाती रही। मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा। महिमा। कौन सी पढ़ाई कर रही हो। एमए अंकल जी। रात को उसका भाई आता है तो वह चली जाती है, फिर सुबह 6 बजे वापस आ जाती है। पापा देखो, आपकी पसंद की लौकी की खीर लाई हूँ। वह अपने पापा को अपने हाथों से खिलाती है। थोड़ी सी मुझे भी दे देती है। मैं मना करने लगता हूँ तो कहती है, आपके लिए भी लाई हूँ। उनके प्यार को देखकर लगता है काश मेरे घर में भी एक बेटी होती। पर अब मैंने मन बना लिया था, छोटे बेटे की शादी इसी लड़की से करूँगा। मुझे पैसा नहीं, घर में रौनक चाहिए, जो हंसे खिलखिलाए तो सारा घर खिल जाए, जो मकान को घर बना दे। सामने की खिड़की से पर्दा हटा तो चमकता सूरज दिखा। ऐसा लगा जैसे मेरे मन की बात से वह भी सहमत है। फिर मैंने उसके पापा से बात करी, अब तो बिटिया की शादी का विचार बना रहे होंगे आप। हाँ, कहीं जगह बात लाई थी, कोई लड़का हो तो बताना। आप भी बीमार होने की वजह से बात बीच में रह गई तो मन में एक संतोष सा हुआ। क्या करे, इंसान होता ही इतना स्वार्थी है। तो मैंने अपने छोटे फ़ोन में अपने बेटे की फ़ोटो दिखाई। देखिए मेरा छोटा बेटा, बेटे बड़े बेटे बहू को तो आपने देखा है, बहुत सुंदर है आपका बेटा। आपसे मिलने नहीं आया। वह पढ़ाई करने अमेरिका गया है, आखिरी साल की पढ़ाई है, इसलिए उसे अभी कुछ बताया नहीं। उससे एग्ज़ाम होने लग रही हैं, बस फिर वह आ जाएगा। जब उसे पता चलेगा तो मुझे बहुत गुस्सा होगा, पर क्या करे, बच्चों के भविष्य के लिए सब करना पड़ता है। अब तो सोच रहा हूँ आते ही शादी कर दूंगा, मेरी भी जिम्मेदारी पूरी होगी। हाँ भाई साहब, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बेटे की शादी तो कर दी थी, अब बस बेटी के हाथ पीले हो जाएं तो गंगा जी नहा लूं। आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे, आपका मेरे बेटे के बारे में क्या ख्याल है। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। महिमा के लिए मेरी बेटी अंशु का रिश्ता, ये क्या कह रहे हैं आप। हम में और आप में कोई मेल नहीं है। हम तो बहुत ही साधारण से आदमी हैं। तो रमाकांत जी हंसते हुए कहते हैं,
क्या बात कर रहे हो? महिमा जैसा हीरा जिसके पास हो वह साधारण कैसे हो सकता है? मैं आपसे आपकी बिटिया का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने घर में बात कर लीजिए। मैं जब अंशु आएगा तो दोनों को एक बार मिलवा देंगे। तो वे कहते हैं ठीक है। फिर दोनों को एक हफ्ते के बाद छुट्टी मिल जाती है। घर पर आने के बाद रमाकांत जी अपने बेटे बहू से महिमा के बारे में बात करते हैं। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं पापा? अपने अंशु के लिए एक से बढ़कर एक करोड़पति घर से उसकी आने से पहले रिश्ते आ रही हैं, और आप एक साधारण सी लड़की नहीं बहू? वह अच्छी लड़की है, और धन दौलत की क्या कमी है हमारे घर में? फिर दोनों कहते हैं जैसा आपको ठीक लगे। फिर वे अंशु के लौटने पर उसकी महिमा की फ़ोटो दिखाते हैं। अंशु को महिमा की सादगी भा जाती है और शादी के लिए हाँ कर देता है। 15 दिन बाद छोटे से लेवल पर उसके पिता को बुरा ना लगे और उन पर खर्च का जोर भी ना पड़े, महिमा को शादी करके अपने घर ले आते हैं। फिर बहुत बड़ा रिसेप्शन देते हैं। महिमा को ढेरों गिफ्ट मिलते हैं, एक से एक कीमती। वह सारे गिफ्ट अपने ससुर को दे देती है। पापा जी, आप ही रखवा दीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूँगी। वह दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। 10 दिन बाद वापस आते हैं। आने के बाद घर की बड़ी बहू महिमा को चूल्हा पूजने की रस्म के लिए कहती है। महिमा को खाना बना देगा, तुम हाथ लगा देना। तब वह अपने जिठान से कहती है, भाभी अगर आप कहो तो मैं खुद कुछ बना दूं। जब को कहते तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, एंजॉय करो। अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन है तो वह सूजी का हलवा बनाती है और आलू की सब्जी पूरी। सब एक साथ बैठकर खाते हैं और महिमा को उसके ससुर जी और जेठानी पहली रसोई का शगुन देते हैं और खाने की तो खूब तारीफ करते हैं। उसके बाद तो महिमा ने किचन की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बाकी काम घर के सारे नौकर संभाल लेते थे, पर खाना वह खुद बनाती थी। आज रमाकांत जी कमरे से बाहर निकले तो मंदिर में से धूपबत्ती की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। महिमा ने रमाकांत जी को देखकर उनके चरण पैर छुए। पापा जी, वह मैंने आपसे पूछे बिना मंदिर में पूजा शुरू कर दी। बेटा, भगवान की पूजा के लिए पूछना थोड़ी पड़ता है। आप बैठिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। वे हॉल में लगी अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे वह मुस्कुराकर कह रही हो, आपका फैसला बिल्कुल सही है जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।